हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज़ आकांक्षा त्रिपाठी। स्टडी हमें आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीखेंगे और यहाँ पे मैंने यूपीएच के क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आपने भी यूपीएच लिया होगा तो प्लीज़ ध्यान से उसको रीड कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक हैं और आंसर गलत दिए हुए हैं। तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा और यहाँ पे भी जो भी आंसर गलत है उसको मैं बताऊँगी, तो आप लोग ज़रूर करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मेंडल ने किस नियम का प्रतिपादन किया था। तो ऑफ कोर्स आनुवंशिकी का नियम उन्होंने प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया। तो उन्होंने जो है अपना प्रयोग मटर पे किया था। अब अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रजन दिया है, लेकिन राष्ट्रजन ने नहीं है, यहाँ पे लैंटेजन होगा। क्या होगा? लैंटेजन ने जो है एक्सरे का खोज किया था, लैंटेजन, ठीक है। तो लैंटेजन ने किया था। कब किया था? तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1895 में लैंटेजन ने एक्सरे की खोज की थी। यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो ये सारी मिस्टेक आपको देखने को मिल रहा है, तो आप लोग साथ साथ उसको करेक्ट करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखिएगा। दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो गैलीलियो ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो थॉमस ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे ये आंसर देखिए गलत दिया है, डार्विन ने नहीं की थी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। तो वैकुलर ने, ये बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 2 वर्गों में, एक सामान्य उद्देश्य होता है, एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। निम्न में से सामान्य उद्देश्य नहीं है। तो जैसा आपको पता ही है कि सामान्य उद्देश्य क्या होता है, मैंने अपने कई वीडियो में आपको बताया है कि सामान्य उद्देश्य का मतलब कि जो सबके लिए समान हो, ठीक है, इक्वल बात की जाए। चाहे जैसे कहें कि छात्रों के लिए, लेकिन पर्टिकुलर जैसे राम शाम या फिर कोई टॉपिक हो गया, कोई सब्जेक्ट हो गया, तो जो पर्टिकुलर अगर हम बात करें कि ये टॉपिक है, मतलब यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे ठोस के बारे में, ठीक है, ठोस की प्रकृति के अध्ययन करेंगे, तो वो एक टॉपिक हो गया, तो वो हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ पूछा जा रहा है कि सामान्य उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठोस, द्रव और गैस की प्रकृति का अध्ययन करना, ये जो है सामान्य उद्देश्य नहीं आएगा। लेकिन बाकी आप देख लीजिए, छात्रों की तर्क शक्ति का विकास करना, तो यहाँ पे सभी छात्रों की बात की जा रही है, ना कि सिर्फ एक छात्र की बात की जा रही है। यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी में भी आप देखेंगे तो छात्रों के जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन लाना, तो एक छात्र की बात नहीं की जा रही है, संपूर्ण छात्र की बात की जा रही है। और नेक्स्ट भी सेम चीज़ है कि परिस्थिति के अनुसार शिक्षण पद्धति में परिवर्तन लाना। अब परिस्थिति किस परिस्थिति की बात की जा रही है, अभी ये सारे कंडीशंस यहाँ पे रखे गए हैं। तो यानी कि ये सारे तीनों ऑप्शन क्या है, सामान्य उद्देश्य है, और ये आपका सामान्य उद्देश्य नहीं है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग नीचे टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन का लिंक है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, स्टडी हब, ठीक है। तो उससे आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। जो भी प्रोजेक्ट फाइल जो भी है उसमें पीडीएफ आपको सेंड किया जाता है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन में वो हमेशा आपका पेपर कोड 110 का, यानी कि शिक्षण की विद्या और सिद्धांत, उसका हमेशा क्विज कराया जाता है। आप लोग क्विज ज्वाइन कीजिए, क्विज का आनंद लीजिए और डेली क्विज करने का मौका पाइए, ठीक है। तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र होता है। तो जाहिर सी बात है, सीमित और असीमित दोनों प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं। चलिए, उद्देश्य शब्द मिलकर बना है तो उत प्लस दिस और या, यानी कि उपयुक्त सभी से, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और नेक्स्ट देखिएगा कि विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। तो विशिष्ट उद्देश्य सेम चीज़ है, मैंने आपको बताया था ना कि जो है छात्रों की अगर बात की जाए, बस यहाँ पे देख लीजिएगा कि अगर जहाँ बहुत सारे लोगों की बात हो वहाँ पे वो विशिष्ट उद्देश्य नहीं हो सकता। तो यानी ऑप्शन बी डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट देखते हैं, जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो ऑफकोर्स अरस्तु हैं, आप सभी को पता है। नेक्स्ट देखिएगा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने जो है सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था।
नेक्स्ट देखिएगा कि लेमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कब किया था, तो 1802 में। और नेक्स्ट है कि बायोलॉजी ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों का योग है। तो इसका जो है एक पर्टिकुलर मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो प्रोवाइड किया है, उसको आप लोग ज़रूर एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए बायोलॉजी आपको पता है कि ग्रीक भाषा से मिलकर बना है, ठीक है, और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बायोस और लोगस से मिलकर बना है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोस का अर्थ क्या होता है, तो जीवन होता है, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो जीवन का अध्ययन करना या जीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है, जीव विज्ञान। चलिए नेक्स्ट है कि जूलॉजी ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों से बना है, तो वही सेम चीज़ है, जू और लोगस से, ठीक है। जू और लोगस से आपका जूलॉजी बना है, बायोलॉजी बायोस और लोगस से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बायो का जू का मतलब होता है जंतु, ठीक है, जू का मतलब होता है जंतु। अब यहाँ पे सिर्फ सेम चीज़ सेम क्वेश्चन है कि बॉटनी जो है वो किस शब्द से बना है ग्रीक भाषा के, तो दो शब्दों से बॉटन तथा लोगस से मिलकर बना है। अब देखिए बॉटनी का अर्थ क्या होता है भाई, तो यहाँ पे देखिए कितना गलत है, अगेन आपको मिस्टेक देखने को मिला है। यहाँ पे वनस्पति की बात की जाती है ना, कहाँ से जंतु की बात की जाएगी, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन गलत है, तो आप लोग उसका करेक्ट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, वनस्पति का अध्ययन ही बॉटनी। अब देखिएगा कि नेक्स्ट है कि जीव विज्ञान की मुख्य कितनी शाखाएं हैं, तो देखिए जीव विज्ञान के अंतर्गत दो शाखाएं आती हैं, कौन कौन, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान, बॉटनी और जूलॉजी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैव विकास का अध्ययन किया जाता है, तो जैव विकास का अध्ययन जीवों के विकास के लिए, विकास की क्रियाविधि का और विकास के तथ्यों का, इसमें जैव विकास में इन तीनों का अध्ययन करते हैं, यानी कि उपयुक्त तो सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा व्यवसाय जंतु विज्ञान पर निर्भर है, तो देखिए मुर्गी पालन हो, चाहे मधुमक्खी पालन हो, रेशम कीट पालन हो, ये सारी व्यवसाय आप जंतु विज्ञान के अंतर्गत कर सकते हैं, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि होती है, तो उद्देश्य लक्ष्य की अवधि क्या होती है, दीर्घकालिक होता है। क्या आपका जो भी एम है, जो भी लक्ष्य है, क्या वो चंद मिनटों में तो नहीं कंप्लीट होता है, उसके लिए काफ़ी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो क्या हो गया, उसका समय जो है काफ़ी लंबा है, दीर्घकालिक है। नेक्स्ट देखिएगा, किसका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है, तो उद्देश्य या लक्ष्य का मापन और मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आपने पर्टिकुलर एम बना लिया कि आपको आईएएस बनना है, आपको टीचर बनना है, सपोज कि आपको टीचर बनना है, ठीक है। अब अगर आपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिए, आपका जो लक्ष्य था टीचर का आपको मिल गया, तो आप उसका आप क्या मूल्यांकन करेंगे, जब आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया, तो आप उसका जो है मूल्यांकन संभव नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए उद्देश्य लक्ष्य का स्रोत नहीं है, तो मनोविज्ञान जो है उद्देश्य लक्ष्य का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी प्रायः किसकी होती है, तो मैंने आपको एक बार बताया था प्राप्य उद्देश्य और उद्देश्य में अंतर क्या होता है। तो उद्देश्य जो होता है जो आपका पर्टिकुलर एम होता है, ठीक है, और प्राप्य उद्देश्य मतलब कि जिनके द्वारा जो उसकी सहायक विधियां होती हैं जिसके द्वारा हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, दैट इज प्राप्य उद्देश्य, ठीक है। तो इसमें जो है शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वो प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी जो है किसकी होती है, शिक्षक की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसका स्रोत मुख्यतः मनोविज्ञान होता है, तो प्राप्य उद्देश्य का जो स्रोत होता है वो मुख्यतः मनोविज्ञान होता है। अब अगला है कि जैविक शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए किस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो व्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए कि कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए अगर ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है, तो आपको पता है ज्ञानात्मक के अंतर्गत जो कि चिंतन करे, मनन करे, मतलब उसकी जो है ज्ञान में वृद्धि हो और ठीक है बौद्धिक विकास हो, वो चीज़ हो गया ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो चलिए ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन मतलब कोई भी दिया नहीं है, तो आपको बताना है छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों का उदाहरण दे सकें, तो जी बिल्कुल, अगर हम कार्बन और उनके यौगिकों के बारे में अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं कक्षा 8 के, तो उदाहरण तो दे ही लेंगे।
छात्र कार्बन के यौगिकों की जांच कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी जांच कर सकेंगे, ये अभी हम इसको साइड रखते हैं, लेकिन छात्र कार्बन को परिभाषित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों को प्रदर्शित कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, तो भावात्मक पक्ष से जो है उद्दीपन संबंधित नहीं है, स्टिमुलस। उसके बाद से देखिएगा ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया है, तो ऑब्वियसली ब्लूम ने जो है ज्ञानात्मक पक्ष दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा ज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम ने कब दिया था, तो 1956 में दिया था। इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है, तो ज्ञानात्मक पक्ष का मैंने आपको पूरा डिटेल बताया था कि क्वेश्चन में ही किसी मैंने आपको अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था कि उसके कितने 6 पार्ट होते हैं, मतलब कि 6 भागों में बांटा गया है, और कैसे कैसे वो सारा आप उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है उपयोग जो है ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी आपका विश्लेषण हो गया, संश्लेषण हो गया, मूल्यांकन हो गया, प्रयोग हो गया, बोध हो गया, ये सब जो है ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। उसके बाद से नेक्स्ट है कि भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है, तो भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण जो है वो कृतवाल के द्वारा किया गया है। ठीक है, उपयुक्त सभी यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैं आपको समझाती हूँ। ब्लूम जो है, ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष दिया, भावात्मक पक्ष किसने दिया, कृतवाल ने दिया, और आपका लास्ट बचता है क्रियात्मक पक्ष। तो जो क्रियात्मक पक्ष है वो सिम्पसन ने दिया है, तो ऐसे आप याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण संबंधित है, तो शैक्षिक उद्देश्य जाहिर सी बात है संज्ञानात्मक पक्ष का भी होता है, और भावात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक पक्ष, उपयुक्त सभी। ठीक है, वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, शैक्षिक उद्देश्य का 3 भागों में। किसने किया है, ब्लूम ने किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट देखिएगा ज्ञानात्मक पक्ष को 6 पदों में विस्तार किसने किया है, तो मैंने अभी बताया किसने, ब्लूम ने किया है। यहाँ पे भी एक गलत दिया है, यहाँ हो जाएगा ब्लूम ने, BS ब्लूम ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य का तीसरा पद कौन सा है, तो देखिए तीसरा पद होता है प्रयोग करना। पहला पद होता है ज्ञान, दूसरा पद होता है बोध, और तीसरा होता है प्रयोग करना। ठीक है, उसके बाद से विश्लेषण, फिर संश्लेषण, ऐसे ऐसे जो है प्रोसेस है। उसके बाद से जो है लास्ट में आपका मूल्यांकन होता है। तो ऐसे आप उसको ज़रूर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसका स्टेप आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा कि भावात्मक उद्देश्य का 5वां पद पूछा जा रहा है। भावात्मक उद्देश्य का तो संगठन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि मनोशारीरिक उद्देश्य का अंतिम पद कौन सा है, तो आदत का निर्माण करना, आदत बनाना जो है मनोशारीरिक उद्देश्य का अंतिम उद्देश्य होता है, अंतिम पद होता है। भावात्मक उद्देश्य का 6 पद किसने विस्तारित किया था, तो कृतवाल ने किया था, ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़िए, और निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो लक्ष्य और उद्देश्य समान होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि जो लक्ष्य होता है वो आपको लक्ष्य पाना है। ठीक है, आपका एक लक्ष्य हो गया। लक्ष्य जो है काफ़ी व्यापक होता है, हालांकि उद्देश्य भी व्यापक होता है और दीर्घकालिक होता है, लेकिन आप उद्देश्य जो है अपना उद्देश्य मीन्स की एम और लक्ष्य की गोल। ठीक है, तो उद्देश्य आप जो है जैसे कि आपका उद्देश्य है, आप सोच रहे हैं कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, या फिर आपको अपने अंदर कुछ जो है अच्छी गुण या फिर कुछ अच्छे कैरेक्टर डेवलप करने हैं, तो आपका जो है एक तरह से वो उद्देश्य है। ठीक है, तो वो जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा पहले, जितना कि अभी आप मतलब कि आपके लक्ष्य के अपेक्षा आपका उद्देश्य आपको पहले प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया लक्ष्य और उद्देश्य, तो इसीलिए यहाँ पे लक्ष्य और उद्देश्य सामान्य होते हैं, ये चीज़ गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, तो निम्न में से कौन सा नागरिक शास्त्र सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो देखिए छात्रों के बीच ईमानदारी होनी चाहिए और अखंडता होना चाहिए, तो ये नागरिक शास्त्र सीखने का एक महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य होता है। चलिए आगे देखते हैं, तो अगला है कि निम्न में से कौन सा उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण का नहीं होना चाहिए, तो शिक्षार्थियों को नागरिक शास्त्र के तत्व प्रस्तुत करना, ये जो है नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे काफ़ी डेवलप और उनके अंदर जो है मैच्योरिटी आ जाती है, तो अब उनको हर चीज़ नागरिक शास्त्र के तथ्य वगैरह हर चीज़ अगर प्रस्तुत करें, तो ये जो है नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, किसमें, उच्च प्राथमिक स्तर पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य होता है, तो क्या होता है, ज्ञान, समझ और अनुप्रयोग।
तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसके बाद से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक को कई छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। तो जैसे छोटे छोटे लक्ष्य मैंने आपको बताया कि जब छोटा छोटा हम अपना डेली रूटीन अगर एक उद्देश्य बना रहे हैं कि मेरा आज का ये रूटीन है, तो हम छोटे छोटे उद्देश्यों से अपने बड़े उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे कि प्राप्य उद्देश्य है। जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम के बाद से रिज़ल्ट आएगा। तो एक हमारा प्रॉपर जो है उद्देश्य है कि हमको अच्छा मार्क्स लाना है। तो हम आज ही से छोटा छोटा चैप्टर, छोटा छोटा टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये क्या हो गया? प्राप्य उद्देश्य में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उद्देश्यों के प्रकार होते हैं, तो उद्देश्यों के प्रकार 2 होता है, शैक्षिक और शिक्षण उद्देश्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें हैं उद्देश्यों के कितने पक्ष होते हैं? तो उद्देश्य के 3 पक्ष होते हैं। उसके बाद से देखिए निम्न में ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है, तो ज्ञान, बोध और प्रयोग, ये सब ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य को विश्लेषित किया जाता है। किसने किया है? तो ब्लूम ने किया है। उसका से पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो सुव्यवस्थित होना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए, अनुभव वाला होना चाहिए, सरल पाठ्यक्रम होना चाहिए, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए सेम चीज़ है, सरल, नमनीय, लचीला, उपयुक्त सभी, ताकि छात्र उसको अच्छे से सीख सकें, छात्रों को उसमें रुचि हो। अगर हम पाठ्यक्रम को ही कठोर बना देंगे तो फिर बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत होता है, तो उपयोगिता का सिद्धांत। ठीक है, ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसका जो बालक अपने जीवन से रिलेट करके उसका उपयोग कर सकते हैं अपने फ्यूचर में, तो ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? तो सांस्कृतिक आधार जो है पाठ्यक्रम का आधार नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को क्या कहते हैं? किसने दिया है? तो रॉबर्ट मिलर ने दिया है। नेक्स्ट देखिए, क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि किसने दी है? तो ये भी रॉबर्ट मिलर ने दिया है। और RCEM संबंधित होता है, तो उद्देश्य की वर्गीकरण से संबंधित है RCEM। ठीक है, प्राप्य उद्देश्य होते हैं, तो प्राप्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। और नेक्स्ट देखिएगा, यह कथन किसने कहा है? कि उद्देश्य पहले से सोचा हुआ एक लक्ष्य है जो किसी प्रक्रिया को दिशा प्रदान करते हैं, तो ये जॉन डेवी ने कहा है। निम्न में से शैक्षिक उद्देश्यों का स्रोत होता है, तो व्यक्ति, समाज और ज्ञान, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करने का उपागम है समस्या पर आधारित उपागम, पृष्ठभूमिगत क्षेत्रों का अध्ययन और व्यापक क्षेत्रों का विश्लेषण, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए क्या है, और लास्ट क्वेश्चन है कि किसने परिभाषित किया है कि उद्देश्य वह बिंदु अथवा साधन है जिसकी दिशा में कार्य को अग्रसर किया जाता है तथा जिसके अनुसार किसी क्रिया के माध्यम से कोई नियोजित परिवर्तन लाया जाता है। तो ये रॉबर्ट मेगर ने कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज के क्वेश्चंस। जो भी मिस्टेक अगर हैं, अगर आपने यू पेज लिया है तो प्लीज़ उसको करेक्ट कीजिएगा, ध्यान से उसको रीड कीजिएगा। और हाँ, बुक भी अगर आप पढ़ रहे हैं अग्रवाल पब्लिकेशन का, तो वो भी ध्यान से रीड कीजिएगा, क्योंकि मिस्टेक तो हो ही जाते हैं प्रिंट करने में, तो ध्यान से देखने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसका टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।